In last class of solution, हम लोगों ने डिस्कस किया concentration of the solution, and we have seen the problems based on the concentration of solution. And today we will discuss about the solubility of solvent in the solution. Okay, तो solubility की हम बात करेंगे कि क्या होता है solubility of the solvent. So let us know about the term solubility. Solubility. Solubility का मतलब बताएगा कोई मुझे? Come on. Anyone want to explain what is solubility? जैसा कोई मतलब सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए मतलब कोई मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर लगता है। Solubility क्या हुआ? Solubility maximum जो dissolve हो सकता है, that is the solubility. Maximum of the amount of the that can be dissolved in a solution at a given space temperature and pressure. It's called its solubility. है ना? इस तरह से बोलेंगे तो लिख लीजिए जल्दी से. Write down. This is the maximum amount. Okay. Maximum amount of solute that can be dissolved. The maximum amount of solute that can be dissolved. Okay. The maximum amount of the solute that can be dissolved in a solvent of solution at a given temperature and pressure is called solubility. ओके तो उसी बात को हम solubility कहते हैं. तो solubility क्या हो जाएगा? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं. हाँ बोलो, हाँ बोलिए. हेलो, हाँ कोई कुछ कह रहे थे बेटा? हेलो, हाँ देखो ये हमने जाना सॉल्युबिलिटी के बारे में. क्या होता है सॉल्युबिलिटी? अब जो डिफरेंट फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को आपको अफेक्ट करता है, the factors affecting the solubility are that basically three factors. One is the nature of solvent and nature of solvent, okay, and the solute, that is material जो है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये तीन फैक्टर्स हैं. तो लिख लीजिए इसको. फैक्टर्स affecting the solubility. So what are the factors which affect the solubility of a solution? One is, you can say, nature of solute and solvent. इस पे डिपेंड करता है. अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर फिक्स हो गया, देन यू विल ऑब्जर्व द टेम्परेचर. और टेम्परेचर के बाद जो तीसरा फैक्टर है, दैट इज प्रेशर.
इन 3 फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। ओके, सो वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। चलिए, सो सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो 2 तरह का हो जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये 2 तरह के होते हैं, दोनों ही। एक तो होता है पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Polar solute and solvent, and the second one is non-polar solute and solvent. इसमें सिंपल सा रूल है, like dissolves like। याद रखिएगा रूल, like dissolves like, यानी कि जिस तरह का सॉल्वेंट है उसी तरह का सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा। कहने का मतलब क्या है, polar solvent dissolves in, polar solute dissolves in polar solvent, polar solvent। और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर solute dissolves in non-polar solvent। पोलर सॉल्वेंट में बेटा पोलर सॉल्यूट अगर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो बड़ा सिंपल सा रूल है ना। अगर पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर कहो बहुत ही नेग्लिजिबली डिसॉल्व होगा, ना के बराबर डिसॉल्व होगा, है ना। सो वो उसको आप कहेंगे बेसिकली डिसॉल्व ही नहीं होगा, है ना। सो दैट वॉन्ट बी एबल टू डिसॉल्व। इस चीज को आप ध्यान रखिए, जल्दी से इसको बेसिक रूल्स को लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। कम ऑन, राइट इट डाउन। हो गया बेटा, रिटन। यस सर। ओके, दैट्स नाइस। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, सभी का हो गया ना। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। इस चीज को याद रखना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में रूल क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। द रूल इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। ओके, तो ये चीज याद रखोगे। टेम्परेचर और प्रेशर पे भी हम लोग देखेंगे, बट प्रेशर पे अलग अलग तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे रूल बनते हैं, तो उनको हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, टेम्परेचर और प्रेशर पे किस तरह से आप देखें, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये बात आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, है ना, प्रिंसिपल। ओके, ये होता है, लिख लो इसको। ओके, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा।
ध्यान आ रहा है? बताओ बेटे। बोलो, क्या होता है लीच टेलियर प्रिंसिपल? मयंक, कैन यू टेल? बताओ बेटे। आयुष, याद है या यस या नो तो बताइए। सर भूल गए सर। भूल गए? कोई बात नहीं, आई एम देयर। ओके मयंक बेटा, आपको याद है? मयंक, डू यू रिमेम्बर? नो सर। नहीं याद रख रहे हो? याद कर लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, देख लेना, काफी आते हैं इससे, है ना? सो यू शुड बी केयरफुल। सचिन, हैव यू रिवाइज्ड लीच टेलियर प्रिंसिपल? सर जैसे हम जैसे कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अब फिर से बोलना सचिन। सचिन, तो जैसे जो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा और हम बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा? जरूरी है कि बैकवर्ड में ही होगा, फॉरवर्ड में नहीं हो सकता है? नहीं होगा, पर सर टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करने पे डिपेंडेंट नहीं, अगर ऐसा नहीं हो सकता, सुनो, इंक्रीज करने पे क्या बैकवर्ड नहीं हो सकता? बेटा सवाल ये है कि क्या इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड ही होगा या बैकवर्ड ही होगा, या दोनों में कोई भी हो सकता है? बोलो, ये तो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन। सर बढ़ाएंगे तो हम इक्विलिब्रियम तो सर सिर्फ बैकवर्ड में ही जाएगा ना, काइनेटिक नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, समझा? अगर आप एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। समझा? तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, ठीक है? तो वो सब कंडीशंस देखने पड़ेंगे ना बेटा। तो एक बार रिवाइज करिएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर, क्योंकि अभी मैं इक्विलिब्रियम तो आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आपको बताएंगे। हाँ, टाइम बचा तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम या कोई और टॉपिक। नहीं सर इक्विलिब्रियम तो ठीक है। हाँ, और गिब्स फ्री एनर्जी ये सब भी पढ़ लेना, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स में ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। थर्मो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो लिख लीजिए आप लोग। That is stated by the Leach-Atelier principle. Just write that. शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं? If any change is introduced, या any change is introduced ही लिख लो, into a system इक्विलिब्रियम, या कोई भी इक्विलिब्रियम, कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम, then the
equilibrium will shift in that direction which opposes the change. Which opposes the change. तो change को अपोज करता है. हाँ. So equilibrium shift in such a manner which opposes the change. So what you can say कि when a system is in equilibrium for a long time, और आप जैसे इक्विलिब्रियम पे अगर लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा. तो उस केस में जब आप कोई भी चीज पैरामीटर चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, कंसंट्रेशन चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, कुछ भी आप इन सब में से कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी एक पैरामीटर आप चेंज करेंगे, देन द शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम विल अकर. शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम विल अकर एंड द शिफ्ट विल बी इन सच अ इट अपोजेस द चेंज दैट हैज कॉज्ड द शिफ्ट इक्विलिब्रियम. इस बात को ध्यान रखोगे. ओके ओके. सो इक्विलिब्रियम का जो चेंज होगा, जो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम होगा, that shifting of the equilibrium will oppose the change that has caused the shifting of equilibrium. So any change always opposes the change that is produced. है ना, वो चीज है, हर जगह होता है. सोचो आज के समय में, सोचो है ना, कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको जो चीज आप करने से रोकोगे, है ना, उसकी इच्छा वही काम करने की होगी ना. तो ये तो नेचर है बेटा, नेचर का रूल है. जिस चीज से आप दूर ले जाएंगे उसी चीज के पास जाएगा, है ना. तो वही यहाँ भी हो रहा है. इफ एनी चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं, मान लो रिलैक्स कर रहा हूँ, आराम से बैठा हुआ हूँ, आप मुझे आकर के चीज करने को कहेंगे, है ना, तो हो सकता है मैं उस चीज को अपोज करूँ. ओके, तो इट इज द नेचर. ओके, अगर मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके उसको करना चाह रहा हूँ, मतलब वो नेचुरल टेंडेंसी फिर नहीं होगी. नेचुरल टेंडेंसी यही होता है कि अपोज किया जाए, है ना, हर एक चेंज को अपोज किया जाए, ये नेचुरल टेंडेंसी है नेचर का. चलिए इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन. डू दिस. So what kind of equilibrium is does exist in case of solution? सॉल्यूशन के केस में क्या इक्विलिब्रियम होता है बेटा? जो भी आपका होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होता है. तो मान लो सॉल्वेंट है, आपने सॉल्वेंट यूज किया और सॉल्यूट यूज किया, है ना. सॉल्यूट पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में होगा. गॉट इट. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एंड दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. एज अदर इक्विलिब्रियम दिस इज आल्सो डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना. ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, समझे. यानी कि मैं अगर सॉल्यूट बढ़ाता जाऊंगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा सॉल्यूशन में, है ना. अगर आप सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाने से क्या होगा, और ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा, है ना. अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो उसके बाद आप कितना भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में. लेकिन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो फिर डिसॉल्व होने लगेगा, है ना, इक्विलिब्रियम से हट जाएगा, और ज्यादा फिर आपको सॉल्यूट चाहिए होगा डिसॉल्व करने. तो वो चीज है. तो चलो इस चीज को समझते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे.
जल्दी से कर लो इसको। राइट इट डाउन। देखो बेटा, there are some terms. One is called dissolution. डिसोल्यूशन स्पेलिंग क्या हो जाएगा डिसोल्यूशन का? DISO डबल SO, DISSO, डिसोल्व। ओके, सो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व होना, है ना। डिसोल्यूशन मींस डिसॉल्व होना। सो अगर मान लो कि इफ अ सॉल्यूशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, स्टिल मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, तो उस केस में क्या होगा? आप सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होंगे। सो डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मोर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। देख लीजिए डिसोल्यूशन क्या होता है, राइट डाउन। When more amount of solute gets dissolved in a solution, the process is called dissolution। ठीक है बेटा, जब आपके मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपके डिसॉल्व होते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे वाटर है, ग्लास में रखा हुआ है, अब आपने इसमें 1 स्पून नमक जो है वो डाल दिया, मान लो लाइक दिस। इसमें ये NaCl है, तो आपने जो है NaCl मान लो डिसॉल्व कर दिया। पोलर होता है ना NaCl, है ना, पोलर है ना, Na+Cl-, और वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। पोलर में पोलर डिसॉल्व हो सकता है। सपोज कर लो ये वाटर है, अब आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा स्टीयर किया, तो ये क्या होगा? डिसॉल्व, है ना। आप 1 चम्मच और डालेंगे नमक, तो क्या होगा? और नमक डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है कि कुछ मतलब जो आप देखेंगे कि जैसे से आप बढ़ाते जाएंगे, क्या सॉल्ट NaCl को बढ़ाते जाएंगे, so more and more amount of the salt dissolved in the water. So this process of dissolution, this process of dissolving the solute into solution, process of dissolving the solute into solution is called dissolution. तो वही मैंने आपको लिखा, when more amount of solute get dissolved in a solution, the process is called dissolution. ये बात समझ में आया? क्लियर है? बोलो, बताओ बेटे, बताइए। हाँ, प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। YSTL, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? देखो, जब आप काफी ज्यादा नमक उसमें घोल देंगे तो कुछ नमक के पार्टिकल्स बचे हुए रह जाते हैं, है ना। कुछ नमक के पार्टिकल बचे हुए रह जाते हैं। जैसे कि मान लो कि वाटर है, इसमें आपने नमक जो है मिक्स कर दिया है, मान लो ये घुला हुआ नमक है का पार्टिकल है इस तरह से, और कुछ नमक जो है वो आपका नीचे में पड़ा हुआ है, देखना।
कुछ NaCl नीचे में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपका पूरी तरह से जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी थी घुल गया है, अब ज्यादा नहीं घुल सकता है ना। तो क्या होगा कि ये जो नमक के पार्टिकल है, ऐसा नहीं है यही वाला पार्टिकल डिसॉल्व है और ये पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये डायनामिक प्रोसेस है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो नमक का जो पार्टिकल्स रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो सोडियम और है NaCl जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा, वो लगातार डिसॉल्व होता जा रहा है। समझो इस बात को। क्या होगा कि यहां से अगर कोई NaCl आपका डिसॉल्व होगा इसमें, तो यहां से कोई NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा यहाँ, समझे, वो आपको वापस यहाँ आ जाएगा। तो क्या कि जो आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और ज्यादा नमक तो नहीं डिसॉल्व हो रहा, लेकिन जो NaCl के पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं बल्क में, वो डिसॉल्व हो जा रहे हैं और दूसरे वाले जो है वो क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं, आकर के वो क्रिस्टल फॉर्म में डिपोजिट है ना। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दीज डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, ध्यान से सुनिएगा, जब ये डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स जो है NaCl के, जब ये डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स NaCl टकराते हैं, किससे टकराते हैं बताइए, किससे टकराते हैं? जो क्रिस्टल फॉर्म में जो आपका NaCl प्रेजेंट है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, जब उससे कोलाइड कर जाते हैं, है ना, और उसमें चिपकने का मतलब क्या है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो एडजस्ट हो जाते हैं, और यहां से कोई और NaCl का जो पार्टिकल है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जो डिसॉल्व हो जा रहा है वो डिसॉल्यूशन हो गया, और जो डिसॉल्व वाला पार्टिकल वापस से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको क्या कहोगे? क्रिस्टलाइजेशन कहोगे। यानी कि यहाँ पर दोनों प्रोसेस है। ये देखो, ये प्रोसेस हो गया डिसॉल्यूशन, ये प्रोसेस हो गया डिसॉल्यूशन, और यहां से जो वापस क्रिस्टल में चला जा रहा है दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। Dissolution, that is D, and the crystallization, that is C. These two are the simultaneous process in case of any solution. ये बात समझ में आ रहा है? बताइए, बोलिए। हाँ जी, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखा देता हूँ, है ना। डायग्राम बना लो, फिर मैं रब करके लिखा देता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। बताओ बेटा। ये बना चुके हो? यस सर। चलिए ठीक है, फिर लिखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आप नहीं बनाए थे, फिर से कर लेंगे, अभी तो समझेंगे, पहले लिख लो। The precipitation of dissolved solute, the precipitation of dissolved solute when it is getting in contact with the solid
undissolved undissolved crystal of the precipitation of dissolved solute particles, ऐसे लिख लो, particles when it is getting in contact with the solid undissolved crystal of solute, है ना, then this process is called crystallization. Then this process is called crystallization. देखिए, the precipitation of dissolved solute particles when it is getting in contact with the सर हाँ बोलो तो स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा, रिकनेक्ट करिए, आ जाएगी। बाकी बच्चों को आ रही है? सचिन, आपको आ रहा है स्क्रीन? सचिन? यस सर। ओके, ठीक है, तो बस रिकनेक्ट करने पे हो जाएगा। चलो, ये बात समझा सचिन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं, द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हेन इट इज गेटिंग इन कांटेक्ट विद द अनडिसॉल्व्ड क्रिस्टल, सॉलिड अनडिसॉल्व्ड, ये एक साथ है, सॉलिड अनडिसॉल्व्ड क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड अनडिसॉल्व्ड या अनडिसॉल्व्ड क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट, बस ऐसे कह सकते हो। Then this process is called crystallization. अब आ रहा है मयंक स्क्रीन प्रॉपर? मयंक, बोलो मयंक, आर यू देयर? बेटा, अब आ रहा है प्रॉपर स्क्रीन? आयुष? यस सर। क्लियर आ रहा है स्क्रीन बेटा? हाँ सर। ओके, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? यस सर। ओके, चलिए अब देखो, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं सॉल्यूशन में। कि डिसॉल्यूशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब सॉल्यूट विल बी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन दैट केस क्रिस्टलाइजेशन विल नॉट अकर, है ना। वैसे थोड़ा बहुत होगा, बट ओवरऑल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट डिसॉल्यूशन इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, आफ्टर इक्विलिब्रियम द क्रिस्टलाइजेशन, वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट्स, है ना। अगर नहीं है तो क्या होगा? डिसॉल्यूशन विल बी एट फास्टर रेट देन क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि डिसॉल्यूशन का रेट फास्टर होगा क्रिस्टलाइजेशन से, तो कुछ समय के बाद सारा का सारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। ये हो सकता है। ओके, सॉलिड फॉर्म में आपका नहीं प्रेजेंट रहेगा या बहुत कम प्रेजेंट रहेगा। ओके, वो चीज है, और ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, तो वो चीज है। सो देखो, नोट में आप इस बात को लिख लीजिए, इस इक्विलिब्रियम को ध्यान रखना है। पहला, when rate of dissolution is greater than rate of
क्रिस्टलाइजेशन, अगर रेट ऑफ डिसॉल्व ग्रेटर है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, तो क्या होगा उस केस में? मोर सॉल्यूट कैन गेट डिसॉल्व इन दिस, देन मोर सॉल्यूट विल, या विल क्या, जब देंगे तभी तो करेगा डिसॉल्व, कैन गेट्स डिसॉल्व, है ना, वो चीज है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट बढ़ाते गए तो सॉल्यूट बढ़ाते क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है ना, मोर सॉल्यूट विल गेट डिसॉल्व एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एंड concentration of solution goes on increasing, concentration of solution goes on increasing, बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, अगर मान लो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, अगर बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बिकम इक्वल। ये बात समझ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड टू बी द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड एट दैट पॉइंट द solubility of the solution will be reached। ये बात समझ रहे हैं? तो सॉल्युबिलिटी हम कहां पे डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं, जिस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाता है। चलिए देखिए, तो इस बात को लिखिए कि एट इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो बेटा। सर ये डिसोल्यूशन फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह नहीं हो गया? डिसोल्यूशन कहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जगह हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो तब होगा जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर होगा। अच्छा ओके सर, ओके सर। बेटा डिसोल्यूशन तो तुम थोड़ा सा एक चुटकी नमक लो और पानी में मिला दो, डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो सैचुरेशन कहाँ आ गया? ओके सर। सैचुरेशन तो तब ना, हाँ बोलो सर ये चीज दोबारा बताना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन, हाँ रेट ऑफ डिसोल्यूशन ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जनरली जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है, इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है अभी, जैसे ये लिक्विड है, ये मान लो प्योर वाटर है ना, अब आप इसमें नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, बस कुछ मत करिए, ठीक है, 1 चम्मच नमक डाल करके छोड़ दो, है ना, या एक बार घुमा के छोड़ दो, है ना, या ना घुमाओ, ऐसे ही छोड़ दो। 2 मिनट के बाद आओ, आपका क्या नीचे में जो 1 चम्मच नमक बैठा हुआ था, क्या अभी भी वो 1 चम्मच होगा? नो सर। बोलो, कुछ कम हो गया होगा? यस सर। क्यों कम हो गया होगा? मतलब जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जो सॉलिड सॉल्ट है NaCl, उसकी संख्या, उसका अमाउंट कम हो गया। उसका अमाउंट क्यों कम हो गया बेटा? क्योंकि यहां से कुछ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो गए इसमें, वाटर में। क्यों? यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में जो मौजूद था वो कम हो गया और डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा हो गया। मतलब नमक, अगर पानी से आपने नमक 1 चम्मच नमक डाला, तुरंत आप क्या करो, डालते के साथ जब नमक नीचे बैठ गया, ऊपर से 1 चम्मच पानी निकाल के पी कर, आपको ज्यादा नमकीन नहीं लगेगा, बहुत हल्का नमकीन लगेगा। 2 मिनट के बाद आना, 2 मिनट के बाद आना, उसी पानी को ऊपर से 1 चम्मच पानी निकाल कर फिर पीना, है ना, और नमकीन ज्यादा लगेगा। द वाटर विल बी मोर सॉल्टी। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिसॉल्व हो चुका है ना। लेकिन अभी भी आपको प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में नमक हो सकता है दिखे, है ना, अगर 2 चम्मच 3 चम्मच नमक आपने डाला है तो दिखेगा, लेकिन आपका क्रिस्टल फॉर्म में जो नमक नीचे जो है आपका बैठा हुआ मौजूद होगा, उसकी अमाउंट कम हो गई होगी। क्यों कम हो गई, है ना? क्या जो नमक का पार्टिकल, जो NaCl पार्टिकल एक बार डिसॉल्व हो गया, क्या वापस से प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। उसमें से कुछ पार्टिकल प्रेसिपिटेट भी हो रहे हैं,
हो रहे हैं तो कुछ और पार्टिकल्स यहाँ से डिजॉल्व भी तो हो रहे हैं। इस बात को समझ रहे हो, है ना, कि जो सॉल्यूशन में NaCl डिजॉल्व हो चुके हैं उसमें से कुछ का प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, मतलब कुछ का क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है, कहो या बेटर टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन। So some of the dissolved NaCl is getting crystallized and some of the crystallized NaCl is also getting dissolved. Rate of dissolution is more than the rate of crystallization. Okay, why? Because the equilibrium is not received. है ना। अब थोड़ी देर के बाद आप आएंगे, मान लीजिए आपने 2-4 चम्मच नमक और डाल दिया, खूब सारा नमक डाल दिया। अब क्या है कि 10 मिनट के बाद आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे नमक बैठा हुआ है ना, अब पानी काफी खारा हो चुका है। लेकिन उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद फिर से आएंगे तो फिर से आपको उतना ही नमक बैठा हुआ दिखेगा जितना पहले था। समझ रहे हैं। आधे घंटे बाद फिर से आएंगे, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ये मान के चलिए, तो जो नमक आपका बेस में नीचे बॉटम में बैठा हुआ था जितना अमाउंट, वो नमक उतना ही बैठा हुआ होगा, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ज्यादा और ज्यादा नमक क्यों नहीं डिसॉल्व हो जा रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन रुक गया है या क्रिस्टलाइजेशन गया है। दोनों हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों का जो रेट है, वो रेट मतलब पर यूनिट टाइम जितना हो रहा है वो दोनों बराबर हो रहा है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर अमाउंट में है। यानी कि जितना पर मिनट कह लो, पर मिनट जितना अमाउंट ऑफ नमक डिसॉल्व हो जा रहा है क्रिस्टल से सॉल्यूशन में चला जा रहा है, उतना ही नमक 1 मिनट में सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जा रहा है। यानी rate of dissolution and rate of crystallization gets equal. They gets equal at equilibrium when the solution reaches the equilibrium, and at equilibrium we reach the solution reaches its solubility. Is that point clear? उसी पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होगा, that concentration will be the solubility concentration of the solution. ये बात क्लियर हुआ? बोलो। Yes sir. है ना सर तो हाँ बोलो। सर एक बार आप पहला वाला पॉइंट बताएं ना सर। तो पहला वाला पॉइंट में तो बेटा इक्विलिब्रियम थोड़ा ही है, डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अभी नहीं पहुंचा है ना। और बताओ। पहले पॉइंट में इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, अभी इक्विलिब्रियम से पहले की बात है वो, तब ग्रेटर होगा डिसोल्यूशन। बोलो सचिन। नहीं सर, मैं नहीं पूछना, मैं कह रहा सर इसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती जा रही है? बेटा आपकी आवाज कट के आ रही है। सर मैं पूछ रहा हूँ उसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती जा रही है? किसके कंसंट्रेशन बढ़ते हैं? डिसॉल्व होता जा रहा है तो बढ़ती जा रही है। सॉल्यूट 1 चम्मच नमक डालेंगे तो उसमें कंसंट्रेशन थोड़ी ना बढ़ती जाएगी उसकी से बार बार। बेटा 1 चम्मच आपके डालते क्या सारा डिसॉल्व हो गया? डिसॉल्व होने में भी तो टाइम लगेगा सर। बेटा। जो डिसॉल्व होगा उसका कंसंट्रेशन लेना, जो आपका यहाँ पे अनडिसॉल्व नमक है उसका कंसंट्रेशन तो नहीं लेते हैं। अब बोलिए, आपके लंच बॉक्स में 10 रोटी है, आपके लंच बॉक्स में 10 रोटी है, तो क्या आपके पेट में 10 रोटी चला गया? बोलो सचिन। आपके पेट में कितनी रोटियां हैं? अभी तो एक भी नहीं है ना। आप 2 रोटी खा लिए, क्या आपके पेट में 10 रोटी हो गया? नहीं सर। अभी तो 2 ही रोटी गया है ना। अब 2 और खा लिए, 4 चला गया, एक और खा लिए, 5 चला गया। तो बताइए, अब आप कह रहे हैं सर जब हमारे पास मम्मा ने 10 ही रोटी दिया, पेट में रोटियों की संख्या कैसे बढ़ रही है? आपको मम्मा ने 10 रोटी दिया था तो आपके पेट के अंदर रोटी की संख्या कैसे बढ़ रही है? अब जितना खाएंगे वही ना। तो भले ही आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया पानी में, लेकिन कंसंट्रेशन तो उस पर डिपेंड करेगा जो डिसॉल्व हो चुका है। क्यों? समझा सचिन? अब बेटा जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, बोलो जरा, डिसॉल्व नहीं हुआ है, क्या उस पर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा? नहीं सर।
है ना। तो अगर अभी सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है, इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, यानी कि सॉल्यूट सैचुरेटेड नहीं हुआ है, तो जो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे में जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसमें से और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे ना कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे होगा सर। होंगे। तो जैसे से डिसॉल्व होते जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट, जो डिसॉल्व हो जाता है वो आपका सॉल्यूट हुआ, जो Yes, sir. अनडिसॉल्व है वो आपका तो अनडिसॉल्व पार्ट हो गया, उसको सॉल्यूट की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। Yes, sir. अनडिसॉल्व सॉल्यूट को सॉल्यूट की तरह नहीं लेंगे, कंसंट्रेशन डिसॉल्व सॉल्यूट से डिसाइड होगा ना कि अनडिसॉल्व। तो जो डिसॉल्व होता जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, समझे। अब जैसे अभी गर्मी का मौसम है, आप लोग शिकंजी बनाते हैं, वैसे तो आप स्टीयर कर देते हैं, तो स्टीयर करते हैं तो आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए आपने 4 चम्मच चीनी डाल दिया पानी में और छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, है ना। चीनी डालनी आपने, ऊपर से 1 चम्मच पानी पिया, आपको मीठा नहीं लगेगा, लगे जैसे सादा पानी है। 5 मिनट के बाद आएंगे या 2 मिनट के बाद आएंगे तो हल्का मीठा लगेगा, 5 मिनट के बाद आएंगे ज्यादा मीठा लगेगा, 1 घंटे के बाद आएंगे तो खूब मीठा लगेगा, लगभग सारा चीनी मिल चुका होगा, है ना। धीरे 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 क्या हो रहा है, बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज मोर देन द रेट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो आपका प्रेजेंट है शुगर, दैट इज डिक्रीजिंग, और जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में शुगर है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड शुगर इज इंक्रीजिंग इन द वाटर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? समझा? बताओ, समझ गया? ओके ठीक है, चलिए मिनट रुकिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए, आप वही तो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए तो। आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। अच्छा, सब बढ़िया है, सब ठीक है। हाँ वही बोलो, हेलो प्रणाम पापा, आप तक का कुछ नहीं बोलो, अभी क्या बोलेंगे आप, फोन पे आप नहीं बोलोगे पहले। हाँ सब अभी बढ़िया है, सब घर में है अभी। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। हाँ नोट हो गया बेटा, नोटेड। तो लिखिए इसको, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ dissolution equal to the rate of crystallization. Okay, at equilibrium the rate of dissolution is equal to rate of crystallization. Is that clear? दोनों ही at equilibrium the rate of dissolution is equal to crystallization. अब आपको क्या दिखेगा, at equilibrium the rate of dissolution is equal to rate of crystallization. अब ध्यान देना, इक्विलिब्रियम के समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाता है, hence no further solute can be solute, no further net solute, है ना, या ओवरऑल solute, no further solute, ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन will increased
hence no further solute concentration get increased on once लिख दो, once the solution reaches the equilibrium, ठीक है बेटा, once the solution reaches the equilibrium, अब concentration होगा, that will be the solubility, है ना, the concentration of the solution at equilibrium will be called its solubility, क्योंकि वो maximum concentration हो जाएगा. Hence the concentration of the solute in the solution at equilibrium will called its solubility, called its solubility. Hence the concentration of the solute in the solution at equilibrium will be called its solubility. ये बात क्लियर हुआ? solubility समझ में आ गया? बताओ, बोलो बेटे. यस सर. हाँ चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. इक्विलिब्रियम पे आपका सॉल्युबिलिटी आ जाता है. चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिखो. ओके, सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिव्स द सॉल्युबिलिटी. ये बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे जो बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, देखो इक्विलिब्रियम में तभी तो बैकवर्ड रिएक्शन होती है. यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है ना बेटा, समझ रहे हैं, दोनों बराबर हो रहा है. जैसे आप ये सोच लीजिए, ये हो गया बॉर्डर, हो गया, ये हो गया आपका नोएडा, और ये हो गया दिल्ली. मान लो बाकी सारे बॉर्डर सील है, बस नोएडा ओपन है. अब ये बताओ कि जितने लोग नोएडा से दिल्ली में आ रहे हैं उतने ही लोग दिल्ली से नोएडा में जा रहे हैं. तो बताइए, अगर हर एक घंटे 1000 लोग दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं और 1000 लोग नोएडा से दिल्ली भी वापस जा रहे हैं, तो बताओ नोएडा और दिल्ली में लोगों की संख्या क्या होगी? पुरानी वाली होगी. पुरानी वाली होगी, मतलब जितनी थी उतनी ही रह जाए. yes, अब आपका सवाल यही है कि सर जब नोएडा में नंबर ऑफ पर्सन बदल नहीं रहे हैं और दिल्ली में नंबर ऑफ पर्सन बदल नहीं रहे हैं, तो नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा जा कैसे रहे हैं? यही आपका सवाल है, समझिए अपने सवाल को. yes, sir. है ना, कि नोएडा में अगर एक करोड़ लोग हैं और दिल्ली में अगर 2 करोड़ लोग हैं, है ना, तो दिल्ली में हमेशा 2 ही करोड़ लोग मौजूद हैं और नोएडा में हमेशा 1 करोड़ लोग ही मौजूद हैं. ये कैसे हो रहा है? आप ये कि लोग दिल्ली से नोएडा भी जा रहे हैं, नोएडा से दिल्ली भी जा रहे हैं, फिर भी नंबर ऑफ पर्सन इन नोएडा या दिल्ली चेंज नहीं हो रहा है. मान लीजिए हर एक घंटे 10,000 लोग जा रहे हैं, है ना, तो 10,000 लोग अगर नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं तो 10,000 लोग दिल्ली से नोएडा भी चले जा रहे हैं. हर मिनट अगर 500 लोग जा रहे हैं तो 500 लोग दिल्ली से नोएडा भी जा रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, है ना. मैं ये यहाँ पर क्या है, आपको 1 करोड़ लोग हैं नोएडा में, वही 1 करोड़ लोग नोएडा में हो, ये दूसरे हो सकते हैं. yes, sir. है ना, वही वाले हो ये जरूरी नहीं है. लोगों की संख्या बराबर है, सेम पर्सन हो ये जरूरी नहीं है. सो दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों तरफ से नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा वाले लोगों की संख्या बराबर है. यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन
बराबर है। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन बना रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जा रहा है उतना ही सॉल्यूट सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो जा रहा है वापस से क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सॉल्यूट में। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इट विल नॉट चेंज। व्हाई? 10 NaCl डिसॉल्व हो गए, 10 पार्टिकल ऑफ NaCl अगर पर सेकंड डिसॉल्व हो गए तो 10 पार्टिकल पर सेकंड हो गए, क्रिस्टलाइज भी हो गए हैं, है ना। तो ये अलग बात है कि पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या पार्टिकुलर आयन जो प्रेजेंट था सॉल्यूशन में वो बदल गया, लेकिन नंबर ऑफ आयन्स अभी भी वही प्रेजेंट है। यानी कि इक्विलिब्रियम यही मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ओवरऑल जो है वो तो सेम यहाँ पर कंसंट्रेशन, लेकिन कंसंट्रेशन जिन आयन्स के कारण था वो ना होकर के दूसरे आयन आ गए, सेमी के दूसरे आयन आ गए हैं। ये बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ बेटा, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए तो कहते हैं। और उस सिचुएशन में जो आपका कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वही आपका कंसंट्रेशन कहलाएगा। ये बात क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये बात आप ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं कि चैटलियर प्रिंसिपल पे कैसे चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे होता है बढ़ाने या घटाने पे। प्रेशर का भी देखेंगे, टेम्परेचर का भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। So as you have already stated, the solubility changes on changing the temperature and pressure also. So let us discuss about the pressure change. Effect of change in pressure on solubility. Effect of change in pressure on solubility. Effect of change in pressure on solubility. चलिए इसको देखते हैं कि प्रेशर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी में कैसे चेंजिंग आता है। देखो मेरा बेटा ध्यान देना आपको। Effect of change in pressure on solubility. ध्यान दीजिएगा। Effect of change in pressure on solubility. Let's focus on this. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, फर्स्ट वन, या लिक्विड इन लिक्विड का देख लो, लिक्विड सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, सॉल्यूट ले लो आप, सॉल्यूट ले लो ज्यादा बेटर है, अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूट ले लो, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड को हम सॉल्यूट ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग लिक्विड। ओके, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, लिक्विड। तो देखो सॉल्यूट हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड में होगा, और सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड। तो इस केस में प्रेशर को चेंज करने पे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर के चेंज से, ध्यान से सुनना,
आपको ये बात पता है कि प्रेशर चेंज करने पे सॉलिड या लिक्विड के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा? ओके, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल, their volume do not changes by very much amount or their volume negligibly changes changing the pressure or on increasing or decreasing the pressure. तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका प्रेशर चेंज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्वेंट डू नॉट चेंजेज significantly, rather it changes very negligibly, negligible change होता है, तो हम उसको ना के बराबर मानेंगे, changes negligibly on changing the pressure, है ना? ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ेगा लेकिन ना के बराबर बढ़ेगा, ये बात जान लीजिए, है ना? if you increase the pressure the solubility will increase, but the increase in the solubility will be very very negligible, है ना? ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो नोट में आप इस बात को लिखो, है ना, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट चेंजेज नेग्लिजिबली, है ना, on increasing the pressure on the solution, है ना, in a liquid solvent, लिक्विड सॉल्वेंट, इस बात को लिख लो। सो नेग्लिजिबल है तो आप प्रैक्टिकली नो चेंज कह सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या कह सकते हैं? प्रैक्टिकली नो चेंज, नो चेंज अकर्स। ठीक है मेरा बेटा, प्रैक्टिकली यू कैन से नो चेंज अकर्स। चलो नोट कर लो बच्चे, लिख लो मेरा बेटा, जल्दी से लिख लो, नो चेंज अकर्स, प्रैक्टिकली नो चेंज अकर्स, है ना बेटे? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कम ऑन डू इट, इसको कर लो। हो गया यहां तक? रीजन क्या है? रीजन लिख लीजिए, रीजन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज solid and liquid are incompressible. Are incompressible because solid and liquid are incompressible and ऑब्वियस समझ इतना काफी है ना, इसलिए उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता बिकॉज दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, है ना? चलो, सो दिस इज यू केम टू नो नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ द
it's very important, solubility of the gases in liquid. This is very important. इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, आइए डिस्कस करते हैं. सेकंड इज solubility of gases in liquid. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चंस भी आएगा. समझे, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, पर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है. तो solubility of gases in liquid. So this solubility is the help of Henry's law. There is a law that here, Henry's law. Okay, Henry's law के थ्रू हम लोग समझेंगे. पहले हम लोग तरीका जान लें कि क्या होता है. On increasing the pressure, the solubility of the gas in the liquid increases. आप लोग देखते भी हैं, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है या सॉफ्ट ड्रिंक जो है आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर है ना, सील्ड होता है ना बोतल, तो हाई प्रेशर पे आपको जो है कार्बन जो होता है वो डिसॉल्व होता है आपको ड्रिंक में, है ना. जैसे ही आप बोतल खोलेंगे तो खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, पता है ना, ये तो सबने देखा होगा. बोलो, बताओ. Yes, sir. हाँ, ये सबने ऑब्जर्व किया होगा. समय कभी कभार आपने कोल्ड ड्रिंक्स जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपने लिया भी होगा. तो बेसिकली अभी तो वैसे अवॉइड करिए सच थिंग्स, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंट हेल्थ सिचुएशन. कहाँ से आता है, क्या आता है, हु नोज, है ना. सो बेटर घर में ही चीजों को लीजिए, जो भी चीजें अच्छे से पकी पकाई होती है खाते हैं, है ना. कोई भी मार्केट से जो है फास्ट फूड या फिर ऑलरेडी कुक्ड फूड अवॉइड करिए. पैकेज है तो थोड़ा बहुत चल सकता है, चलो पैकेट है तो पैकेट को धो दिया अच्छे से, फिर निकाल के खा लिए, थोड़ा बहुत क्या करो. लेकिन अदरवाइज जिसको नहीं धो सकते तो वो नहीं करो. जैसे बिस्किट वगैरह भी हमारे घर में आता है, तो पहले हम बिस्किट को जो है ना उस तरह का लाते हैं जिसका के पॉली बैग्स वगैरह टाइप का, अच्छे से साबुन से धो देते हैं, है ना, हैंड वॉश से. हाथ के साथ साथ बिस्किट का भी हैंड वॉश करते हैं. तो उसके बाद जो है उसको छोड़ देते हैं, बच्चों को फिर निकाल के देते हैं, है ना. तो वो चीज है. तो यू शुड बी वेरी प्रिकॉशनरी राइट नाउ. तो solubility of the gases in liquid, तो क्या लिख लो, on increasing the solubility increases. लॉ देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे. BILI, solubility of gas increases on increasing the temperature. increasing the pressure. टेम्परेचर में तो घट जाएगा. increasing the pressure. The solubility of gas increases on increasing the pressure, है ना, in a liquid solvent. अब इसी चीज पे एक आता है, लॉ आता है बेटा, हेनरीज लॉ. सो व्हाट इज द हेनरीज लॉ? वी नो अबाउट दैट and we will form a with question also, है ना. हेनरीज लॉ जल्दी से लिखो, हेनरीज लॉ समझ लो, फिर एक दो क्वेश्चन कर लो, है ना. हेनरीज लॉ क्या होता है? ओके, याद है हेनरीज लॉ किसी को? आयुष बेटा, डू यू रिमेम्बर द हेनरीज लॉ? स्कूल में हो गया है आयुष? हाँ यस सर. अच्छा, आज क्या पढ़ते स्कूल के क्लास में? आज नहीं था सर, ये हो गया सर हेनरीज लॉ लोग का. अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया या शुरू हो गया या होने वाला है? सर बहुत फास्ट अभी भाग रहा है, 6 चैप्टर पहुंच चुका है. अच्छा, 6 चैप्टर तक हो चुका है, बड़ा तेज भाग रहा है इसमें. वही तो चलो सर, कोई नहीं. अच्छा, तो सारा समझे या कुछ ना समझ में आया? कर ज्यादा किए भी नहीं ना सर हम. अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम लोग आराम से करते रहेंगे, है ना. सारा चीज समझ के करना है. ओके, चलो बताओ हेनरीज लॉ बताएंगे मयंक बेटा? एनी आइडिया अबाउट हेनरीज लॉ? Sir, solubility of gas in liquid is tightly proportional
हाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हाँ टू द पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड पार्शियल प्रेशर आपने यहाँ पढ़ा होगा, है ना, पार्शियल प्रेशर जो है आपका लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, तो लॉ ऑफ पार्शियल क्या कहता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना बेटा। सो यू कैन आल्सो से दैट द सॉल्युबिलिटी और द solubility means concentration, so the concentration will be proportional to mole fraction also, okay, or the partial pressure will be proportional to mole fraction also, है ना। तो वो चीज है, मोल फ्रैक्शन किसका, है ना, द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लिक्विड, इस तरह का है। तो वो हम लोग रिलेट कर लेंगे सारी चीजों को। आइए देखते हैं कैसे होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है, इसका अलग स्टेटमेंट लिखिए आप लोग। सर हाँ बोलो, solubility का टॉपिक खत्म हो गया। अभी तो चल ही रहा है, हेनरीज लॉ भी तो सॉल्युबिलिटी में ही ना है बेटा। हाँ सचिन, वो वाला खत्म हो गया। वो वाला क्या, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसमें। हेनरीज लॉ आएगा, फिर सॉल्युबिलिटी का डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर आएगा, उसके बाद हाँ फिर सर, आप वही जो है, पूछ रहा था। हाँ टेम्परेचर वाला आएगा, पहले एक बार प्रेशर तो कर ले, है ना, उसके बाद फिर आपका लिक्विड लिक्विड का आएगा, ठीक है बहुत कुछ आएगा। चलिए देखिए अभी शुरुआत ही हुआ है ना, अगले क्लास तक सॉल्युबिलिटी चलेगा, उसके बाद आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बस दो ही चीज तो है इसमें, है ना। चलो देखो, हाँ लिख लो, क्या कहता है ये लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द, देखो ये भी सॉल्युबिलिटी ही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the surface of the solution, or you can say liquid, ओके। पहले इस स्टेटमेंट को लिखो, फिर मैं रिलेट कराता हूं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द, ओके, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड का हो या सॉल्यूट हो, है ना बेटा, नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी करो बेटा, इसको नोट करो। इसी लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, अनदर, इसी लॉ को ऐसे भी कहता है, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हर बार लिखेंगे नहीं, आपको एक स्टेटमेंट के लिए मेंशन करना होगा, मोल ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज, सर पार्शियल प्रेशर मतलब, पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा जरूरी नहीं है कि वही गैस हो, उसके अलावा और भी गैस तो हो सकते हैं, है ना। यस सर, पार्शियल प्रेशर मतलब उस पार्टिकुलर गैस जिसकी सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं, सिर्फ उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, है ना।
उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर। अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द गैस, है ना। तो वो आपने जो है लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है आपने, है ना, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, तो दैट इज आल्सो देयर। तो वो आप यूज कर सकते हैं गैसियस स्टेट में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, दैट यू कैन यूज, ओके, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। ओके, वैसे दिया रहता है क्वेश्चन में, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है उसके लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the solution. ओके, देखो हमने सॉल्युबिलिटी की बात की है, तो सॉल्युबिलिटी के कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो बेसिकली इफ वी रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी बेटा कैसे बताओगे, सॉल्युबिलिटी तो कंसंट्रेशन बताओगे, चाहे मोलरिटी के टर्म में या मोलरिटी के टर्म या मोल फ्रैक्शन के टर्म में बताओगे ना। तो यहाँ पर वही चीज है, अगर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं तो हाउ कैन आई से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the solution, above the surface of the solution or liquid, है ना। तो ये सेम चीज है, बस आपने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट, चलो नोट करो इसको। या उल्टा भी कह सकते, उल्टा क्या कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ओके, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको एक्सप्रेशन रिलेट करा देते हैं। तो सिंस मोल फ्रैक्शन को चलो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मोल फ्रैक्शन किसका, उस गैस का जो कि सॉल्यूशन में मिल चुका है ना। तो लैंग्वेज को ध्यान से याद रखना, पार्शियल प्रेशर किस गैस का, जो कि सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ओके, उस पार्ट का। सो देयरफॉर यू कैन से दिस इंप्लाइज x विल बी प्रोपोर्शनल टू p, और यू कैन से अगर x प्रोपोर्शनल टू p है सो p प्रोपोर्शनल टू है, सो p कैन बी सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू x। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, और हेनरीज सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। लॉ लिख लिया है ना बेटा, लॉ लिख चुके हो ना, ओके। So this implies the partial pressure is equal to kh into x, where kh is the Henry's constant, and Henry's constant depends on temperature as well as on the nature of solute and solvent, है ना। तो अलग अलग गैस के लिए इवन सेम गैस और सेम सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट होगा, तो भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो हियर kh universal constant, it's called Henry's constant या Henry's law का constant, है ना। and this constant, the value of this constant
सर इस लॉ के दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहाँ दो हुआ, दोनों को हमने रिलेट कर दिया ना बेटा, रिलेट कर दिया ना। तीसरा भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, यही कह रहा था ना बेटा। यस सर। और दूसरे में मैंने कहा मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो बेटा कंसंट्रेशन को किसके टर्म में दिखाते हैं, है ना, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और सॉल्युबिलिटी बेसिकली है, कंसंट्रेशन है ना, सॉल्युबिलिटी इज द यस सर। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन को किसके टर्म में दिखा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी दिखा सकते हैं। यस दिखा सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, यही बात तो मैं समझा रहा था तब से। यस सर। हाँ, इसीलिए solubility is proportional to the partial pressure, so mole fraction is proportional to partial pressure, so mole fraction is proportional to partial pressure, so partial pressure is proportional to fraction, and hence partial pressure of any gas above the solution, ये क्या है, partial pressure of the gas above the solution is equal to kH into mole fraction of the gas in the solution, in the solution, याद रखिएगा, मैं लिख दूंगा इसको। The value of this constant depends on temperature, pressure तो अलग इसे कर ही लिए हैं, temperature and nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent, ठीक है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी डिपेंडेंट है, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, पी इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ solute gas above the surface of solution, surface of solution you can say, और liquid कह सकते हैं। दूसरा चीज मोल फ्रैक्शन कौन सा है, एक्स, एक्स जो है, एक्स किसका मोल फ्रैक्शन है, गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute gas in the solution, in the solution, ठीक है। ये जो प्रेशर है वो इन द सॉल्यूशन नहीं है, प्रेशर है एबव द सॉल्यूशन, और ये मोल फ्रैक्शन एबव द सॉल्यूशन नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट गैस इन द सॉल्यूशन है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से ताकि इसमें गलती नहीं करिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, डू वी हैव द टाइम, लेट मी चेक, या वन क्वेश्चन है डेफिनेटली वी कैन डू, है ना। एक चीज लिख लेना यहां पर, देखो अगर मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ाऊंगा सेम टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी यानी कि मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। मान लो प्रेशर सेम है और केएच की वैल्यू बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, है ना। इफ द केएच इंक्रीजेज तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से केएच बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है वो हम लोग कल अगले क्लास में देखेंगे। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ा गैसेस सॉल्यूशन का, गैस का सॉल्यूशन इन लिक्विड, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द लिक्विड देन केएच इंक्रीजेज, केएच इंक्रीज करने के कारण सेम प्रेशर पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि पी सेम है तो केएच इंटू एक्स सेम है, तो केएच बड़ा होगा तो एक्स छोटा हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीजेज, यानी कि concentration of the solute decreases, that is solubility decreases. So on increasing the temperature the solute जो है, इसलिए मैं टेम्परेचर वाला भी बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। on increasing the temperature the solubility of the gas in the liquid decreases, ठीक है बेटा। तो कोल्ड ड्रिंक्स को
में फ्रिज में रखते हैं तो ज्यादा कंसर्न उसमें होगा। अब देखो गर्म कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो उसमें ज्यादा आपको सॉल्युबिलिटी नहीं रहता है, क्या होता है बोतल खोलोगे ज्यादा गैस बाहर निकल जाएगा, तो उतना ज्यादा वो जो है आपको इरिटेटिंग जो है आपको फीलिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो उसमें जो गैस होता है ज्यादा होता है, तो ज्यादा कार्बोनेटेड फील होता है ना, क्योंकि कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द वाटर और द इनसाइड द कोल्ड ड्रिंक इज हाई, दैट्स, है ना बेटा। चलिए तो इसको हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखे, नोट कर लिया इसको, हैव यू नोटेड दिस? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लेट्स राइट अ क्वेश्चन, आप घर पे कर लेना है ना, क्योंकि 3:30 पे फिर से क्लास है एंड द टाइम इज ओवर, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वहां से शुरू करूंगा, आप बस एक क्वेश्चन लिख लो सो दैट ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, और भी कॉन्सेप्ट आपको यूज करने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो लिखो, बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ दिस क्वेश्चन इज, सो इफ, क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled, nitrogen gas is bubbled through water at 293 केल्विन, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर से कोई काम नहीं है यहाँ, बस वो कांस्टेंट है, ये बता रहा है। हाउ मेनी मिली मोल, ध्यान से सुनना, मोल निकल गया तो मिली मोल के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर देना। हाउ मेनी मिली मोल्स of N2, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water, 1 liter of water, है ना। अब डेटा दिया हुआ है, assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Bar is the unit of pressure, है ना। 1 bar equal to 10 to the power 5 पास्कल होता है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। गिवन क्या है, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट for N2 at 293 Kelvin is 76.48 बार। कितना है, at 293 Kelvin is 76.48 बार। ठीक है बेटा, इसको करो, ओके, कम ऑन डू दिस, है ना। लिख लो, घर पे करना, आप लोग सोचना कैसे करोगे। I will start my discussion from this question next class, okay, and I suggest you to do the of Lee-Chatelier principle if possible. Lee-Chatelier principle आप उसको 11 क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से रिवाइज करके रखिएगा, वो यूज होगा हमारा, है ना। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट।